हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय चौथा है। यहां पर हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। देखिए, आज के अध्याय को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो अगर आप इससे पहले जो हमारा क्लास 7th ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो वीडियो है उसको अगर आप देख लेंगे तो ये जो आज का जो सेशन रहने वाला है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको देखते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ बुनियादी जो अवधारणाएं हैं उनसे आप परिचित ना हो पाएं। लेकिन अगर आप क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसमें गतिशील वायु के बारे में बताया गया है, ये वाला अगर वीडियो ढंग से देख लेते हैं, उसके बाद अगर आप जलवायु वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार आप ये वीडियो जरूर देख लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उस पर जाकर पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद आप जलवायु वाला चैप्टर पढ़ें। तो बात करते हैं हम लोग जलवायु की। देखिए, किसी भी देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर, रहन सहन, उनके पहनावे और खान पान को अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें जलवायु को देखना चाहिए, क्योंकि जलवायु में अंतर की वजह से लोगों के रहन सहन में, खान पान में, उनके पहनावे में, उनके जीवन स्तर में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे हम यहाँ पर भारत के दो राज्यों का उदाहरण लें, यहाँ पर हम लोग एक पर्वतीय राज्य जम्मू कश्मीर और दूसरा राज्य हम यहाँ पर केरला उठा लें तो केरला और जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत अंतर है। जम्मू कश्मीर राज्य एक पर्वतीय राज्य है, यानी कि हिमालय में बसा हुआ राज्य है, जबकि केरला राज्य क्या है? केरला राज्य जो है समुद्र तटीय राज्य है, समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है। जम्मू कश्मीर चूंकि पर्वतीय राज्य है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पर्वतों में ऊंचाई पर जाने पर क्या है, तापमान में गिरावट आती है। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो मौसम है वो ठंडा रहता है, ऑलवेज यहाँ पर मौसम जो है ठंडा रहता है। यहाँ पर गर्मी भी नाम मात्र की पड़ती है। चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य जो है समुद्र से काफी ज्यादा दूरी पर स्थित है, तो समुद्र से काफी ज्यादा दूरी पर होने की वजह से यहाँ पर समुद्र के समकारी प्रभाव का असर भी नहीं पड़ता है। इसी वजह से यहाँ पर तापमान जो है सर्दियों के सीजन में माइनस से भी नीचे चला जाता है। केरला की बात करें तो केरला राज्य जो है समुद्र के किनारे स्थित है, इस वजह से केरला पर समुद्र के समकारी प्रभाव का असर भी पड़ता है। तो केरला में ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर और केरला में रहने वाले जो लोग हैं, इनके रहन सहन में, इनके जीवन स्तर में, इनके खान पान में और पहनावे में हमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे जम्मू कश्मीर में कभी कभी हिमपात भी हो जाता है, तो यहाँ के नागरिक क्या है, यहाँ के नागरिक हिमपात से बचने के लिए अपने घरों की छत ढालूनुमा बनाते हैं, ताकि जब भी बर्फ पड़े तो बर्फ छत पर ना रुके, सीधे नीचे आ जाए, जिससे कि छत बची रहे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो मोटे ऊनी वस्त्र पहनते हैं, जबकि केरला में ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सम मौसम रहता है। तो यहाँ के नागरिकों को ऊनी वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और केरला में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में, उनकी जो खान पान है, पहनावा है, उन सब में हमें अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोग देखें तो उत्तर भारत में जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, ये सर्दी का महीना होता है। इन महीनों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में अप्रैल, मई और जून के महीने गर्मी वाले महीने होते हैं, यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। वहीं जुलाई और अगस्त का महीना बारिश वाला महीना होता है। तो ये सब जो महीने हम लोग देख रहे हैं, इन सब महीनों में जो अंतर आप लोग देख रहे हैं, ये अंतर जलवायु की वजह से है। तो यहाँ पर जलवायु के बारे में बताया गया है कि किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 साल या फिर इससे अधिक, तो लंबे समयावधि में मौसम की जो अवस्थाएं हैं और विविधताएं हैं, इनके कुल योग को जलवायु कहा जाता है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, हम यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान को उदाहरण लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में जो थार का रेगिस्तान वाला क्षेत्र है उसका उदाहरण लेते हैं। तो जो थार डेजर्ट है, वहाँ पर भयंकर धूप पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है। तो वहाँ पर किस प्रकार का तापमान रहता है? उष्ण तापमान रहता है। इसके अलावा थार रेगिस्तान में वर्षा नाम मात्र की होती है, कभी कभी वर्षा होती नहीं, लेकिन कई कई साल तक वर्षा होती नहीं है, यानी एकदम शुष्क जलवायु है। तो हम कह सकते हैं जो आपका पश्चिमी राजस्थान वाला रीजन है वहाँ पर उष्ण और शुष्क जलवायु है, क्योंकि हमने एक लंबी अवधि तक वहाँ पर अध्ययन किया और ये पाया कि वहाँ पर ना तो बारिश होती है और गर्मी भी वहाँ पर बहुत भयंकर पड़ती है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं जो आपका थार का रेगिस्तान है, वहाँ की जलवायु उष्ण और शुष्क प्रकृति की जलवायु है। अब आ जाता है मौसम। मौसम क्या होता है? देखिए, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। यानी कहने का मतलब ये कि मौसम जो है एक दिन के अंदर कई बार होने वाले जो परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को दर्शाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप मॉर्निंग में उठे और मॉर्निंग में आसमान में बादल थे, तो आपने आसमान में बादल देखकर कह दिया कि आज तो वर्षा का सा मौसम हो रहा है। दोपहर तक आपने देखा, दोपहर तक तेज धूप पड़ने लगी और शाम तक फिर से आंधी आ गई। तो मौसम की जो अवस्था है एक दिन में ही कई बार बदल जाती है, जबकि जलवायु में ऐसा नहीं है। जलवायु में क्या है? जलवायु में हम लोग एक लंबी समयावधि में मौसम की जो अवस्थाएं होती हैं, विविधताएं होती हैं, उनको मिलाकर जलवायु का निष्कर्ष निकालते हैं।
मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, ये एक ही होते हैं, यानी मौसम और जलवायु के तत्व एक ही हैं। यहां पे बताया गया है कि महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म या शीत या फिर वर्षा की ऋतुओं में विभाजित किया गया है। आगे यहां पर मानसून के बारे में बताया गया है। देखिए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है और इसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। देखिए, मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। इसको मानसून के संदर्भ में देखा जाता है। अगर हम समूचे भारत की बात करें, अभी तो हमने यहाँ पर केवल 2 राज्यों में अंतर किया, जम्मू कश्मीर और केरला में अंतर किया, लेकिन अगर हम पूरे समग्र भारत की बात करें तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और इस प्रकार की जलवायु एशिया में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है एक दक्षिण एशियाई देश है, तो भारत की जलवायु भी जो है वो मानसूनी जलवायु है। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी, यानी समान प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी, यानी कहने का मतलब यह है कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु भी है, फिर भी हमारे यहाँ की जो प्रादेशिक अवस्थाएं हैं, यानी हमारे यहाँ जो भिन्न भिन्न प्रदेश हैं, वहां पर हमें स्पष्ट अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान का जो मरुस्थल वाला रीजन है, यहाँ पर तापमान गर्मी के सीजन में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम है इसमें तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान जो है -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होते हुए भी हमारे यहाँ प्रादेशिक स्तर पर भी भिन्नताएं विविधताएं विद्यमान हैं। अब जैसे यह बताया गया कि कुछ क्षेत्रों में रात और दिन का जो तापमान है इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। जैसे थार के मरुस्थल की बात करें तो थार के रेगिस्तान में जो दिन का तापमान होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और उसी रात ये तापमान जो है गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस या 10 से नीचे आ जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान या निकोबार राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। दिन रात का तापमान समान इसलिए रहता है क्योंकि ये राज्य जो है समुद्र के किनारे स्थित है, तो समुद्र के किनारे स्थित होने की वजह से यहाँ पर समुद्र के समकारी प्रभाव का असर रहता है। इसी वजह से यहाँ पर दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम वर्षा की बात करें तो हिमालय में जो वर्षण है ये अधिकतर हिम के रूप में होता है और देश के शेष भाग में यह बारिश की बूंदों के रूप में वर्षा के रूप में होता है। इसके अलावा जो वार्षिक वर्षण है इसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। जो भारत का मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में 400 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, वहीं लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके अलावा बताया गया कि देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन हमारे देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। यहां पे वही चीज दोहराई गई है कि सामान्य रूप से जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देखिए, तटीय क्षेत्र के तापमानों में अंतर कम होने का रीजन ये है कि तटीय क्षेत्र जो है समुद्र के समकारी प्रभाव के अधीन होते हैं, तो समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा न तो गर्मी पड़ती है न ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पर तापमान का अंतर कम होता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में मौसमी या फिर ऋतुनिष्ठ जो अंतर है अधिक होता है। देखिए, जैसे बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली जो है वो समुद्र से काफी ज्यादा दूर है, तो समुद्र से काफी दूर होने की वजह से दिल्ली पर समुद्र के समकारी प्रभाव का असर नहीं है, तो इसी वजह से दिल्ली में हम लोग तापांतर बहुत ज्यादा देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली की जलवायु है वो कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर जो तापमान का अंतर है, यानी कि एक ऋतु से दूसरी ऋतु में तापमान का जो अंतर है काफी ज्यादा है, मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर जो काफी ज्यादा है। इसी वजह से जो दिल्ली की जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकृति की जलवायु है। उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान में वर्षा की जो मात्रा है सामान्यतः पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर घटती जाती है। इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे यहाँ पर जलवायु नियंत्रण की बात की गई है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। यहां पर पहला कारक जो है अक्षांश है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करने वाला जो अक्षांश है उसको विषुवत या फिर 0 डिग्री अक्षांश या फिर इक्वेटर लाइन के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हम लोग अक्षांश वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर लाइन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यही कारण है कि इक्वेटर लाइन पर सबसे ज्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध के ऊपरी अक्षांशों में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। तो ऊपरी अक्षांशों में बढ़ने पर सूर्य की किरणें तिरछी होने की वजह से जो सूर्य के प्रकाश की मात्रा है वो भी कम होती जाती है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि पृथ्वी की गोलाई की वजह से इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की जो मात्रा है ये अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। परिणाम स्वरूप तापमान जो है विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यतः ये घटता जाता है। अगला कारक है तुंगता या फिर ऊंचाई।
ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता में कमी आती है और तापमान भी घट जाता है। इसलिए जो पहाड़ी रीजन होते हैं ये गर्मी के मौसम में भी ठंडे होते हैं। अगला कारक है यहां पर वायुदाब एवं पवन तंत्र। देखिए, किसी भी क्षेत्र का जो वायुदाब है या पवन तंत्र है ये उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जहां पर जिन स्थानों पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है या धूप हमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, और ऐसे अक्षांश जहां पर सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है या फिर वहां पर सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है। और वायु जो है हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि किसी भी क्षेत्र का जो वायुदाब है और पवन तंत्र है उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, और ये चीज जो है तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। अगला कारक है समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए, जैसे जैसे कोई स्थान समुद्र से दूर होता जाता है वह समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित हो जाता है, और जो स्थान समुद्र के करीब होते हैं तो समुद्र के करीब होने की वजह से वहां पर ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है जो समकारी प्रभाव है कम होता जाता है और लोग जो है विषम मौसम अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। इसे जो है महाद्वीपीय अवस्था, यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंड, ये जो है ये अवस्था जो होती है ये महाद्वीपीय अवस्था बोली जाती है। जैसे दिल्ली की जलवायु की बात करें तो दिल्ली में महाद्वीपीय अवस्था पाई जाती है, क्योंकि दिल्ली जो है समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित है। समुद्र से दिल्ली की दूरी जो है काफी ज्यादा है। इसी वजह से गर्मी के सीजन में दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों के सीजन में दिल्ली में बहुत ज्यादा सर्दी भी पड़ती है। पांचवा कारक है महासागरीय धाराएं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महासागरीय धाराएं जो हैं जब किसी भी समुद्री तट के किनारे चलती हैं तो उस तट के आसपास की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे बताया गया है कि कोई भी तटीय क्षेत्र जहां पर गर्म या फिर ठंडी जलधाराएं बहती हैं तो ये वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो तो वह तट गर्म या फिर ठंडा हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, अगर मान लीजिए यहाँ पर ठंडी जलधारा बह रही है तो ठंडी जलधारा बहने की वजह से इन स्थानों की जो जलवायु होगी वहां पर भी ठंडी जलवायु का प्रभाव होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई गर्म जलधारा है तो गर्म जलधारा होने की वजह से यहाँ का भी जो तापमान होगा, इन तटों का जो तापमान होगा वो भी गर्म होगा। इसके अलावा उच्चावच लक्षण, यानी मान लीजिए धरातल पर कोई पर्वत या पठार इत्यादि है तो पर्वत या पठार जो होते हैं वो वायु को रोकते हैं। यानी मान लीजिए जैसे आपका पश्चिमी घाट की बात कर लें तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई काफी ज्यादा है, तो हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि भारत में प्रवेश करता है वो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी घाट के पवन के सामने वाले ढाल पर तो अच्छी खासी वर्षा करता है, लेकिन पवन का जो अपोजिट वाला ढाल है यानी पवन विमुख ढाल है वो सूखा रह जाता है, यानी कि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तो यहां पर वही चीज दोहराई गई है कि ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म जलवायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा हो कि वर्षा लाने वाली वायु को रोकने में सक्षम हो तो इस क्षेत्र की वर्षा का कारण भी बन जाते हैं। जैसे पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं जबकि पवन सम्मुख ढाल पर हमें अच्छी खासी मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। देखिए, यहां पर अब तक तो हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। अब यहां पर आगे बात की गई है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले हम कारक देखेंगे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले यहां पर 3 मुख्य कारक हैं, जिनमें पहला कारक है अक्षांश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। यानी भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है देश के बीचों बीच से गुजर रही है। देखिए, कर्क रेखा के नीचे वाला जो पोर्शन है, कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो आधा भाग है वो हमारा उष्णकटिबंध में आ जाता है, जबकि कर्क वृत्त के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भाग उपोष्णकटिबंध में आ जाता है। तो इसी वजह से भारत की जो जलवायु है उस पर उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध जलवायु इन दोनों का असर देखा जाता है। ऊंचाई, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है और हिमालय की जो औसत ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है। तो हिमालय जो है भारत में एक प्रहरी की भांति काम करता है, यानी कि ये प्राचीन काल में जो भारत में आने वाले घुसपैठिए थे उनको रोकने का काम भी करता था। इसके अलावा जो मध्य एशिया में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको भारत में प्रवेश करने से रोकता है। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, क्योंकि हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक वायुदाब और पवनें हैं। देखिए, भारत में जलवायु और संबंधित जो मौसमी अवस्थाएं हैं ये निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं।
यहां पर पहली वायुमंडलीय अवस्था वायुदाब और धरातली पवनों की है। आप लोगों से मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा क्लास 7th ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 2 नहीं देखा है वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने पवनों के बारे में डिटेल में चर्चा की है। आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये पवनें चलती हैं, इनके बहने का रीजन क्या है, यानी वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्यों चलती है, वो सब चीजें हमने वहां पर डिटेल में आपको बताई हैं। अगर आप लोग वो अध्याय एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप ये वाला अध्याय देखेंगे तो यहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करते हैं वायुदाब और धरातली पवनों की। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग जानते हैं। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है और ये पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। देखिए, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है इसको उपोष्णकटिबंध बोला जाता है और ये पवनें यहीं पर उत्पन्न होती हैं और यहां से उत्पन्न होने के बाद इक्वेटर लाइन की तरफ यानी विषुववृत्त की तरफ ये चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। एक बार मैं फिर से दिशाओं के बारे में बता दे रहा हूं। सबसे ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है, इस साइड में आपका पूर्व है, इधर आपका पश्चिम होता है और नीचे की तरफ साउथ होता है। तो उत्तर पूर्व का मतलब ये वाला हिस्सा, ये उत्तर पूर्व है। दक्षिण पश्चिम का मतलब ये वाला हिस्सा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पवनें इस तरह से चल रही हैं, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी है, दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की तरफ चल रही हैं। इन्हें जो है पूर्वा पवनें भी कहा जाता है। चूंकि ये पवनें जो है धरातली भागों पर उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है और इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, इसके बाद आपके आ जाते हैं वायुदाब क्षेत्र। जैसा कि हम लोग वायुदाब के बारे में पहले आपको बता चुके हैं कि जब हवा ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने पर यह सघन और भारी हो जाती है। तो ठंडी होने पर सघन और भारी हवा जो है एक उच्च दाब का क्षेत्र क्रिएट करती है। जब किसी क्षेत्र पर बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहां की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। इस वजह से वहां पर एक लो प्रेशर जोन या निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हवा हमेशा यानी वायु हमेशा जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। तो शीत ऋतु की अगर हम बात करें, सर्दियों के सीजन की हम बात करें, तो हिमालय के उत्तर में यहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर ठंड पड़ रही होती है। तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से यहाँ पर जो हवा है वो ठंडी होकर बहुत ज्यादा सघन और भारी हो जाती है। तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु का सीजन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध के उच्च दाब क्षेत्र की जो हवाएं हैं वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चल पड़ती हैं। तो वही कहानी यहाँ पे बताई गई है। इस क्षेत्र की जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया गया है। यानी ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या है कि जब अप्रैल और मई का जो महीना होता है उस समय सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है और उत्तरायण होने की वजह से सूर्य की जो किरणें हैं आपके उत्तर भारत पर सीधी पड़ती हैं, इस हिस्से में सीधी पड़ती हैं। तो उत्तर भारत में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र इतना ज्यादा प्रबल होता है कि ये दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देखिए, जिस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी भी पड़ रही होती है। यानी जब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है एक हाई प्रेशर जोन भी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर वही कहानी बताई गई है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं जो हैं दक्षिणी गोलार्ध के उच्च दाब क्षेत्र से चल पड़ती हैं। अब देखिए, कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से इन हवाओं की जो दिशा है ये दक्षिण पूर्व से कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। ये हवाएं जो है कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो यहां पर वही कहानी बताई गई है कि कोरियोलिस बल के कारण वायु जो है दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए जब ये विषुववृत्त को पार करती है तो दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने लगती है और इन्हें जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब ये पवनें महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं तो ये अपने साथ नमी भी ग्रहण कर लेती हैं और आगे चलकर ये भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करती हैं। तो इन पवनों को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कोरियोलिस बल के बारे में बताया गया है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से यानी पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। एक तो अपने अक्ष पर रोटेट भी कर रही है, यानी अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व रोटेट भी कर रही है, इसके अलावा सूर्य की परिक्रमा भी लगा रही है। तो दो प्रकार की गतियां हो रही हैं।
तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। और इस बल की वजह से पवनें जो हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो अपने दाहिनी ओर इस साइड में मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो अपने बाईं ओर इस साइड में मुड़ जाती हैं। तो इसे जो है फेरेल का नियम भी कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पवन जो है, जब पवन यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध की पवन है, जब इसने विषुववृत्त को क्रॉस किया तो इसकी दिशा दाहिनी ओर क्यों हो गई। उसका रीजन यही है क्योंकि इस पर कोरियोलिस बल का प्रभाव था, इसी वजह से कि इसकी दिशा उत्तर गोलार्ध में दाहिनी ओर हो गई। अब देखिए आगे यहां पर ऊपरी वायु परिसंचरण के बारे में बताया गया है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ऊपरी वायु परिसंचरण जो है ये पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है, और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धारा होती क्या है, जेट धारा की खोज कैसे हुई, उसके बारे में कहानी है, वो कहानी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए आपके सामने जो मैप दिया गया है, ये मैप पूरा मैप नहीं है, यहाँ पर केवल एशिया महाद्वीप का, खास करके भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ पर प्रमुखतः दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पर एशिया महाद्वीप में आप देख पा रहे हैं, इस साइड में आप पूर्व की तरफ जो जापान के द्वीप समूह है वो आप देख पा रहे हैं। और अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करें तो आप ये पाएंगे इस साइड में आपका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पड़ता है, और यहाँ पर आपका जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़ता है, बीच में प्रशांत महासागर है। तो बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में ठनी हुई थी, दोनों देश एक दूसरे पर आक्रामक थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर हमला करने के लिए अपने बम वर्षक जहाज भेजे। तो जब बम वर्षक जहाज इस साइड में आ रहे थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी जहाज वगैरह होते हैं वो नीचे तो उड़ते नहीं हैं, ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो ये जहाज जो थे काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे थे। तो जिस समय ये जहाज जापान की तरफ आ रहे थे तो इन्हें ऊपरी वायुमंडल में एक विशेष हवा की पट्टी का सामना करना पड़ा। इस पट्टी की वजह से, इस हवा के दबाव की वजह से इनके जहाज़ों की जो गति थी वो बार बार धीमी हो रही थी। ठीक है, जिस समय ये लोग हमला करके वापस लौटे, अपने देश के लिए वापस लौटे, तो इनके जहाज़ों की गति डबल हो गई। तो उस समय इन लोगों को ऐसा कुछ आभास हुआ कि ऊपरी वायुमंडल में कोई हवा की एक पट्टी बह रही है। इस पट्टी की वजह से जो हमारे जहाज हैं उन जहाज़ों की गति कम हुई थी, और जब हम उस फ्लो के साथ वापस अपने देश लौट कर आए तो हमारे जहाज़ों की गति बढ़ गई। तो उसी आधार पर इस प्रवाह को जेट धारा नाम दिया गया। तो जेट धारा क्या है? जेट धारा एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली ये पश्चिमी हवाएं होती हैं। ये पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवाएं हैं ये, और ये हवाएं जो है क्षोभ मंडल में लगभग 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये चलती हैं। इनकी गति जो है गर्मी के सीजन में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और सर्दी के सीजन में की गति जो है ज़्यादा होती है। सर्दी के सीजन में की गति जो है 184 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज़्यादा होती है। पृथ्वी पर बहुत सारी अलग अलग जेट धाराओं की खोज की गई है, लेकिन इन जेट धाराओं में सबसे स्थिर जो जेट धाराएं हैं वो मध्य अक्षांशीय और उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। देखिए जहाँ पर जो जेट धारा जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करती है, ये उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करती है। जेट धाराएं जो है लगभग 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। क्योंकि ये पश्चिम की तरफ से बह रही हैं, इसलिए इनको पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। देखिए ये जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं, ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इनकी जो दिशा होती है ये हिमालय के उत्तर में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो इनकी जो दिशा होती है इन पश्चिमी प्रवाह की या पश्चिमी जो उपोष्ण जेट धाराएं, उनकी दिशा जो है हिमालय के उत्तर में हो जाती है। लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीजन आता है तो सर्दियों के सीजन में हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होने लगती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। यानी कि जब सर्दियों का सीजन आता है तो सर्दियों के सीजन में क्या है, इस पश्चिमी प्रवाह की वजह से जो देश का उत्तर या उत्तर पश्चिमी भाग है यहाँ पर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। देखिए पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो आपका भूमध्य सागर है, ये वाला आप देख रहे हैं सागर, ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर सर्दियों के सीजन में उत्पन्न होने वाले तूफान हैं जो कि इस जेट धारा के प्रभाव में ये भारत तक आ जाते हैं, और भारत में इनकी वजह से दिसंबर और जनवरी के महीने में बारिश होती है, जो कि आपकी रबी की फसल यानी गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। गर्मियों की बात करें, देखिए ये तो पश्चिमी जेट धारा की बात हो गई। जैसा कि हमने बताया था कि कुछ तो जेट धाराएं जो है प्रमुख हैं, कुछ जेट धाराएं ऐसी हैं स्थिर जेट धाराएं, हालांकि कुछ जेट धाराएं ऐसी हैं जो कि प्रमुख नहीं है, लेकिन वो भी जेट धाराएं हैं, वो भी चलती हैं। तो गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही जो उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा है हिमालय के उत्तर में चली जाती है, जबकि इसी समय में एक पूर्वी जेट धारा, इस साइड से आप देख पा रहे डॉट डॉट के रूप में देख रहे हैं, ये पूर्वी जेट धारा है। ये आप देख रहे हैं जेट धारा, एक पूर्वी जेट धारा जिसको हम उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट कहते हैं, ये धारा जो चलने लगती है। और गर्मी के महीनों में ये प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। तो गर्मियों के सीजन में जो
बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात वगैरह उत्पन्न होते हैं, उन चक्रवातों को भारत के तटों पर पहुंचाने के लिए यही धारा उत्तरदायी होती है। तो आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर्दियों के सीजन में भारत का जो उत्तर पश्चिमी रीजन है, वहां पर जो वर्षा होती है, उस वर्षा को करवाने में आपका जो पश्चिमी प्रवाह है या पश्चिमी चक्रवाती जो विक्षोभ है, उसको भारत में लाने के लिए जो पश्चिमी जेट धारा है वो उत्तरदायी होती है। वहीं गर्मियों के सीजन में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात वगैरह बनते हैं, उनको भारत तक पहुंचाने के लिए, उनको भारत के पूर्वी राज्यों में पहुंचाने के लिए जो पूर्वी जेट धारा है ये उत्तरदायी होती है। अगला है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखिए, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। तो ये सर्दी के महीनों में उत्पन्न होते हैं। इस सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है, ये भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। यानी जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र है, भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दियों के मौसम में उत्पन्न होता है और पश्चिमी जेट धारा की वजह से ये भारत में आता है। ये प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो रीजन है, इनको प्रभावित करते हैं। वहीं हम बात करें जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीनों में आते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने तक आपकी जो बंगाल की खाड़ी है ये गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होने लगते हैं। तो यहाँ के चक्रवात जो होते हैं वो पूर्वी प्रवाह के साथ भारत में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं। अब देखिए, आगे यहां पर है भारतीय मानसून, द इंडियन मानसून। देखिए, अब तक तो हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। अब हम यहां पर भारतीय मानसून के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर भारतीय मानसून के बारे में एक कहानी दी गई है। यहां पर बताया गया है कि ऐतिहासिक काल में जो भारत आने वाले अरब नाविक थे, इन्होंने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। देखिए, प्राचीन काल में जो भी जहाज होते थे वो पतवार वाले जहाज होते थे। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जहाजों के ऊपर बहुत बड़ी एक पताका टाइप लगी होती थी। वो पताका क्या करती थी कि जब भी हवा चलती थी तो हवा की मदद से जहाज को आगे धकेलने में मदद करती थी। तो जब भी ये नाविक आते थे तो वो पतवार वाले जहाजों से आते थे। नॉर्मल महीनों में जब ये भारत तक आते थे तो भारत तक आने में इन्हें काफी टाइम लगता था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे विशेष महीने थे जिन महीनों में ये लोग यात्रा प्रारंभ करते थे तो ये लोग भारत तक जल्दी आ जाते थे। तो पवन तंत्र की दिशा उलट जाने की वजह से इन्हें लाभ हुआ और इन्होंने पवन तंत्र के इसी मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। तो इसके पीछे की कहानी ये है। देखिए, मानसून का जो प्रभाव है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच रहता है। यहां पर मानसून की जो प्रक्रिया है इसको समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। सबसे पहला तथ्य दिया गया है कि स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की जो विभेदी प्रक्रिया है, इसकी वजह से भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है। देखिए, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरायण होने के साथ साथ क्या होता है कि भारत में एक निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होने की वजह से ये निम्न दाब का क्षेत्र अपने आसपास के जो उच्च दाब के क्षेत्र होते हैं उनकी वायु को आकर्षित करता है। सेकंड, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स या फिर ITCZ कहा जाता है, इसकी स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। देखिए, ITCZ वास्तव में एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ITCZ के बारे में बताया गया है कि जो ITCZ है ये विषुवतीय अक्षांशों में एक विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं ये आपस में मिलती हैं और यह अभिसरण क्षेत्र जो है, जो आपका इक्वेटर लाइन है यानी 0 डिग्री अक्षांश जो आप लोग देख रहे होंगे, इसके लगभग समानांतर होता है। लेकिन सूर्य की आभासी गति की वजह से, यानी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण में खिसकता रहता है और इसे जो है मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून के सीजन में जो मानसूनी हवाएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने में ये काफी ज्यादा मददगार होता है। इसी वजह से इसको जो है मानसूनी ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तीसरा यहां पर कारण बताया गया है कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में, यानी ये मेडागास्कर है, इसके पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र, यानी कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने में ये क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय भारत में निम्न दाब का क्षेत्र या ITCZ यहाँ पर क्रिएट होता है, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में मेडागास्कर के पूर्व में यहाँ पर एक उच्च दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। तो इस उच्च दाब के क्षेत्र से आपके भारत के निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवाएं चल पड़ती हैं। जब ये हवाएं समुद्र के ऊपर से गुजर रही होती हैं तो अपने साथ नमी भी ग्रहण कर लेती हैं। तो उस नमी को आगे चलकर ये भारतीय उपमहाद्वीप तक ये पहुंचाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप पर यह नमी वर्षा के रूप में हमें मिल जाती है।
चौथा बताया गया कारण, ग्रीष्म ऋतु में जो तिब्बत का पठार है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ये भारत के उत्तर में यहाँ पर तिब्बत का जो पठार है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर लगभग पठार से 8 से 9 किलोमीटर ऊपर एक तीव्र ऊर्ध्वाधर जो वायु धाराएं हैं ये क्रिएट हो जाती हैं और पठार की सतह पर एक निम्न दाब का चित्र बन जाता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर में जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं, जो कि भारत में सर्दियों के सीजन में पश्चिमी जो चक्रवाती विक्षोभ है उनको लेकर आती हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिमी जेट धाराएं हैं ये हिमालय के उत्तर में सरक जाती हैं और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो ये सब चीजें जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। देखिए, इसके अलावा भारतीय मानसून को दक्षिणी महासागरों के ऊपर जो दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन है ये भी प्रभावित करता है। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने प्रशांत महासागर की इमेज दिखाई गई है, ये पूरा का पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है। ये जो है प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है और ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा है। अगर इसको हम बीच से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी कहलाएगा और नीचे वाला दक्षिणी कहलाएगा। तो सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, देखिए दक्षिण प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग कौन सा होगा, ये वाला भाग होगा, यानी कि ये साउथ अमेरिका का जो पश्चिम में जो महासागर है वो आपका दक्षिण प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है। तो सामान्यतः जब यहाँ पर उच्च दाब होता है यानी यहाँ पर हाई प्रेशर जोन होता है, तब यहाँ पर हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में, हिंद महासागर का पूर्वी हिस्सा ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन होता है, निम्न दाब का चित्र होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में स्थिति बदल जाती है। कुछ विशेष वर्षों में क्या होता है कि जो आपका हिंद महासागर का पूर्वी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक उच्च दाब का चित्र बन जाता है और जो दक्षिण प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर एक निम्न दाब का चित्र बन जाता है। तो इसकी वजह से भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है और भारतीय मानसून जो है विलंब से आता है। तो दाब की इस अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन, ये साउदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। एल नीनो जो है ये दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ है, ये एक लक्षण है। एल नीनो के बारे में बताया गया है कि एल नीनो जो है प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में जो ठंडी पेरू जलधारा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर जो जलधारा बह रही है ये ठंडी पेरू जलधारा है। तो इसके स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास हो जाता है और इसी को एल नीनो का नाम दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि एल नीनो कब होता है, जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर की जो ठंडी पेरू जलधारा है जब ये गर्म जलधारा में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसे जो है एल नीनो का नाम दिया गया है। देखिए, एल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। बच्चे का मतलब जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। यानी ये जो धारा है, ये धारा क्रिसमस के समय बहना स्टार्ट करती है। यानी कि जो 25 दिसंबर है ईसा मसीह का जन्मदिवस होता है, तो इसी समय ये धारा बहना स्टार्ट करती है और एल नीनो की उपस्थिति जो है समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में जो व्यापारिक पवन है इनको शिथिल कर देती है। दाब की अवस्था में इस परिवर्तन का संबंध जो है एल नीनो से है और इस परिघटना को जो है एनसो, यानी कि अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, शॉर्ट में एनसो बोला गया है, यानी अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। और अल नीनो की वजह से जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें मानसून का आगमन विलंब से होता है। यानी मानसून लगभग 15 से 20 दिन विलंब की वजह से होता है। जिस साल अल नीनो की घटना घटित होती है उस साल भारतीय जो मानसून है 10 से 15 दिन के विलंब से भारत तक आता है। अब देखिए, यहां पर मानसून की तीव्रता की गणना के बारे में बताया गया है। देखिए, मानसून की तीव्रता की गणना करने के लिए 2 स्थान लिए गए हैं और इन दोनों स्थानों के दाब के अंतर के आधार पर मानसून की तीव्रता का पूर्वानुमान लगाया जाता है। यहां पर एक तो डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, जैसा कि आप पॉइंट पर यहां पर देख पा रहे हैं निशान, और दूसरा है ताहिती जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है। तो इन दोनों स्थानों के दाब के अंतर की गणना जो है ये मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर मान लेते हैं कि दाब का अंतर ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक का मतलब ये होगा कि औसत से कम और विलंब से आने वाला मानसून, यानी कि यहाँ पर मानसून जो है हल्का रहेगा और विलंब से आएगा। अगर दाब का अंतर धनात्मक है तो इसका मतलब क्या है, मानसून जो है स्ट्रांग होगा, यानी मानसून जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा और जल्दी आएगा, टाइम से आएगा। आगे यहां पर ऋतुओं की बात की गई है, तो भारत में 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। सबसे पहली ऋतु है आपकी शीत ऋतु, विंटर सीजन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं शीत ऋतु केवल आपके उत्तर भारत में होती है, प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु स्पष्ट रूप से नहीं होती है। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर ये फरवरी तक रहती है और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी जो है ये सबसे ज्यादा ठंडे महीने होते हैं। तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। जैसे जैसे दक्षिण भारत से आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान जो है तापमान में गिरावट देखी जाती है। अगर हम बात करें
पूर्वी तट पर चेन्नई की, तो पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। जबकि उत्तरी मैदान के तापमान की बात करें तो उत्तरी मैदान का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि शीत ऋतु प्रायद्वीपीय भारत में नहीं होती है, केवल उत्तर भारत में होती है। प्रायद्वीपीय भारत में न होने का रीजन ये है कि प्रायद्वीपीय भारत के दोनों ओर समुद्र का तट है, तो समुद्र होने की वजह से प्रायद्वीपीय भारत पर समुद्र के समकारी प्रभाव का असर रहता है। इसलिए वहां पर ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसी वजह से प्रायद्वीपीय भारत में स्पष्ट रूप से कोई शीत ऋतु नहीं होती है। जबकि उत्तरी भारत जो है समुद्र से काफी ज्यादा दूर है, तो समुद्र से दूर होने की वजह से उत्तरी भारत में महाद्वीपीय प्रभाव रहता है, तो इस वजह से उत्तरी भारत में जो है शीत ऋतु होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात भी होता है। शीत ऋतु की बात करें तो इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। यानी इस ऋतु में क्या है, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। क्योंकि ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बह रही हैं, इसलिए इनमें नमी नहीं होती है। यानी इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम का माहौल होता है। इन पवनों की वजह से कुछ मात्रा में वर्षा जो है तमिलनाडु के तट पर होती है। देखिए, इस समय जब जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इस साइड से आने वाली जो पवनें बह रही होती हैं, इन पवनों की वजह से जो आपका तमिलनाडु वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, यहाँ पे वर्षा होती है। क्योंकि जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो अपने साथ नमी ग्रहण कर लेती हैं, तो इसकी वजह से जो तमिलनाडु वाला रीजन है यहाँ पर ये जमकर वर्षा करती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ होता है, तापमान और आर्द्रता कम होती है, पवनें शिथिल होती हैं या फिर परिवर्तित होती हैं। अब देखिए, शीत ऋतु में अगर हम उत्तरी मैदानों की बात करें, यानी इस साइड की बात करें, तो उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव ये विशेष लक्षण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शीत ऋतु में जो पश्चिमी जेट धारा है ये अपने साथ भूमध्य सागर पर बनने वाले चक्रवातों को भारत तक लेकर आती है, जिसकी वजह से शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा होती है। तो यहाँ पे बताया गया कि यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी पवनों के साथ ये भारत में प्रवेश करती है। यानी ये जो चक्रवात हैं ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जो पवन है या पश्चिमी जेट धारा है उसके द्वारा ये भारत तक आते हैं। जब भी ये किसी सागर या महासागर के ऊपर से गुजरते हैं तो अपने साथ नमी ग्रहण कर लेते हैं, तो वही नमी जो है हमें हमारे उत्तर भारतीय राज्यों में वर्षा के रूप में प्राप्त हो जाती है। यानी इसकी वजह से जो हमारे मैदान है, मैदानों में वर्षा होती है और पर्वतों पर हिमपात होता है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जो है, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, स्थानीय तौर पर शीतकाल में वर्षा होती है उसको महावट कहा जाता है, इसकी कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसल यानी खास करके जो गेहूं की फसल है उसके लिए बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण होती है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। उसका कारण मैंने बताया था कि क्योंकि प्रायद्वीपीय भाग समुद्र के नजदीक है, दोनों तरफ समुद्र है, तो समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से प्रायद्वीपीय भाग में जो है ना तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि समुद्री पवनों के प्रभाव की वजह से शीत ऋतु में भी यहाँ के तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है, यानी बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर नहीं देखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है, उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के साथ जो भूमंडलीय ताप पट्टी है ये भी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और मार्च से लेकर मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव की वजह से तापमान कम होता है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है। रीजन मैंने बता दिया है कि समुद्र का समकारी प्रभाव है और समकारी प्रभाव होने की वजह से जो प्रायद्वीपीय भारत है ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां पर, ना ही बहुत ज्यादा सर्दी होती है। लेकिन देश का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर ग्रीष्म काल में तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है और तापमान काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वायुदाब में कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन या निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। इस निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए हाल फिलहाल में ही आसपास से हवाएं चल पड़ती हैं। चूंकि ये हवाएं स्थल से ही चलती हैं तो इन हवाओं में नमी नहीं होती है, तो ये जो हवाएं हैं इन हवाओं को लू कहा जाता है। तो लू जो है धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। उत्तरी भारत में मई के महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां भी आती हैं। धूल भरी आंधियां इसीलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। हालांकि निम्न दाब का क्षेत्र इस समय तक इतना ज्यादा प्रबल नहीं होता है कि ये दक्षिण की हवाओं को आकर्षित कर पाए, तो आसपास के क्षेत्रों की जो हवाएं होती हैं उनको ही आकर्षित करता है। इसी वजह से उत्तरी भारत के मैदान में मई के महीने में आंधियां आती हैं। ये आंधियां जो है अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं।
कभी कभी ये आंधियां काफी तेजी से आती हैं तो ऊपरी वायु राशियां जो होती हैं उनसे भी टकरा जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हल्की सी वर्षा भी हो जाती है। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि ये अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा भी लाती हैं। इसके अलावा बताया गया कि इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है, यानी जब ये आंधियां ऊपरी जो वायु राशियां हैं उनसे टकराती हैं तो क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होती है और कभी कभी क्या है, ओलावृष्टि टाइप भी हो जाती है। बैसाख के महीने में होने की वजह से पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी कहा जाता है, यानी पश्चिम बंगाल में इस महीने में आने वाले जो भी ये तूफान है इनको काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में यानी कि मई के एंड में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, यानी मानसून के आने से पहले जो पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, इसकी वजह से कर्नाटक केरल के जो आम बागान हैं, आम बागानों की आम की फसल जल्दी पक जाती है, तो प्राय इसे जो है आम्र वर्षा भी कहा जाता है। अब अगली ऋतु है वर्षा ऋतु या फिर मानसून का आगमन। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ गर्मी के सीजन में उत्तर भारत में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनना स्टार्ट हो जाता है, और जून के आते आते यानी जून के प्रारंभ में ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है काफी ज्यादा प्रबल या काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यह क्षेत्र इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहां पर एक बार मैं आपको मैप पर दिखा दे रहा हूं। हमने अभी यहां पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें उनके बारे में आपको बताया था। तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ये पवनें विस्तृत रेखा की ओर चलती हैं दोनों गोलार्धों में, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ऊपर भी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे भी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है उपोष्णकटिबंध बोला जाता है। तो उपोष्णकटिबंध से इक्वेटर लाइन की तरफ ये पवनें चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की जो दिशा होती है ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, यानी ये आप देख पा रहे हैं ये इक्वेटर लाइन की तरफ चल रही है। इनकी दिशा कैसी है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है। लेकिन जैसे ही ये पवनें, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, और ये जो यहां से चल रही है ये हिस्सा कौन सा है, ये साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व है। लेकिन जैसे ही ये पवनें इक्वेटर लाइन को क्रॉस करती हैं, विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं, तो कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से इनकी दिशा जो है परिवर्तित हो जाती है। ये पवनें जो है दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। दाहिनी ओर विक्षेपित होने में इन पवनों की दिशा जो है उत्तर पूर्व हो जाती है। अब चूंकि ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिम हिस्से से प्रवेश करती हैं, इस साइड से प्रवेश कर रही हैं, तो इसी वजह से इन पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। देखिए ये जो पवनें हैं जब ये इक्वेटर लाइन को क्रॉस करती हैं उसके बाद ये व्यापारिक पवनें नहीं रहती हैं, फिर ये मानसूनी पवनें बन जाती हैं। और मानसूनी पवनें जो बन जाती हैं तो ये अपने साथ अरब सागर की जो नमी है इसको अपने साथ ग्रहण कर लेती हैं और आगे चलकर इसी नमी को भारत में वर्षा के रूप में गिरा देती हैं। तो यहां पर वही कहानी बताई गई है। देखिए व्यापारिक पवनों के विपरीत जो मानसूनी पवनें हैं ये नियमित नहीं होती हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। यानी कभी कभी मानसूनी पवनों की जो तीव्रता है काफी ज्यादा अधिक होती है और कभी कभी कम होती है। यानी आपने देखा होगा किसी किसी साल मानसून बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है और कभी कभी मानसून जो है कम रहता है। तो इनकी प्रकृति स्पंदमान प्रकृति है। मानसून का समय जो है जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से लेकर 120 दिनों के बीच में रहता है, और इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और ये लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहा जाता है। देखिए सबसे पहले मानसून जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर से टकराता है, यानी केरल का जो मालाबार तट है यहां पर सबसे पहले मानसून की पहली वर्षा होती है। और यहां पर जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है यहां से 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। इसकी एक शाखा जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है और दूसरी शाखा जो है अरब सागर शाखा होती है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। अब देखिए आप लोगों ने पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा है कि पश्चिमी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो जो आपकी अरब सागर शाखा जो है, अरब सागर शाखा से जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों पर तो भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जबकि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है पूर्वी हिस्सा है जिसको पृष्ठीय छाया क्षेत्र कहा जाता है, ये से पूरा सूखा रह जाता है। इस भाग में कोई वर्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। ठीक वैसे ही जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा से जो आपका केरल का तट है, मालाबार तट है, यहां पर तो अच्छी खासी वर्षा होती है, लेकिन जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है ये पूरा का पूरा सूखा रह जाता है क्योंकि पवनें जो है इसके समानांतर निकल जाती हैं। समानांतर निकलने की वजह से यहां पर वर्षा नहीं हो पाती है, पूरा का पूरा कोरोमंडल तट जो सूखा रह जाता है। आगे चलकर ये पवनें कहां पहुंच जाती हैं, ये पहुंच जाती हैं असम वाले रीजन में, यहां पे पहुंच जाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के पहले सप्ताह में असम में पहुंच जाती है। अब चूंकि यहां पर चारों तरफ पहाड़ियां हैं, यानी कि यहां पर आप मेघालय में भी पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, इस साइड में भी पूरी पहाड़ी वाला रीजन है। तो यहां पर जो बंगाल की खाड़ी शाखा है यहां से फिर ये मुड़ जाती है,
ऊंचे पर्वतों की वजह से जो मानसून पवनें हैं ये पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। पश्चिम में यानी इस साइड में, ये आपका पश्चिम है, तो इस साइड में गंगा के मैदान की ओर ये बंगाल की खाड़ी शाखा जो है यहां से मुड़ जाती है। अरब सागर शाखा और जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये दोनों शाखाएं गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। यहां पर आकर दोनों शाखाएं आपस में इस तरह से मिल जाती हैं। देखिए, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। देखिए, गंगा की घाटी का पूर्वी हिस्सा ये है, पश्चिमी ये है। जैसे जैसे मानसूनी पवनें स्थलीय भाग में आगे बढ़ती जाती हैं, उनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। तो इसी वजह से गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा जो है ये बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में यानी लगभग 29 जून के आसपास होती है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा जो है देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है, यानी कि जो अरब सागर शाखा है या फिर बंगाल की खाड़ी शाखा जो है, इनमें बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा जो है उत्तर पूर्वी एरिया में होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। जो आपकी खासी पहाड़ियां हैं, खासी पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित जो मासिन राम है, ये विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। यानी विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, संसार में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है, और मासिन राम जो है खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखलाओं में पड़ता है। देखिए, मानसून के दौरान ही एक अन्य घटना भी घटित होती है। यह घटना है वर्षा में विराम। यानी अचानक से जो मानसूनी पवनें हैं अचानक से वर्षा करना बंद कर देती हैं, कुछ समय के लिए वर्षा में अंतराल आ जाता है, और इस प्रकार इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। ये अंतराल आता क्यों है? देखिए, मानसून में आने वाले ये विराम जो हैं ये मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो मैदानी भागों में वर्षा अच्छी खासी होती है। वहीं दूसरी ओर जब अक्ष जो है हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक सूखा रहता है, और जो हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन में जमकर वर्षा होती है। इन हिमालय की नदियों के जो पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र हैं यहाँ पर विस्तृत वर्षा होती है। तो हिमालयी नदियां जो है अधिक वर्षा की वजह से हिमालयी नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो आगे चलकर ये नदियां जो है मैदानी इलाकों में इनकी वजह से बाढ़ आ जाती है। यानी एक क्षेत्र में जमकर वर्षा हो रही है, दूसरा क्षेत्र सूखा है, फिर भी वहां पर बाढ़ आ रही है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता या आवृत्ति भी, ये भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। कई बार क्या होता है कि जो आपका निम्न दाब का क्षेत्र जो है ये प्रबल ना होकर थोड़ा कम हो जाता है, उस समय भी जो मानसूनी वर्षा है उसमें कमी देखी जाती है। अगली ऋतु है आपकी मानसून की वापसी, रिट्रीटिंग मानसून। तो अक्टूबर और नवंबर के दौरान जैसे जैसे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणायन होना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे मानसून का जो गर्त है यानी जो आपका लो प्रेशर जोन है ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उत्तरी मैदानों के ऊपर जो गर्त होता है वो एकदम शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उत्तरी मैदानों में, चूंकि यहाँ पर अक्टूबर नवंबर का सीजन जो होता है उत्तर भारत में सर्दियों की स्टार्टिंग का सीजन होता है, तो धीरे धीरे यहाँ पर उच्च दाब की प्रणाली इसका स्थान लेना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि अब निम्न दाब वाला क्षेत्र जो है दक्षिण की ओर खिसक गया है, तो यहाँ पर अब उच्च दाब की प्रणाली यहाँ पर अपना स्थान लेना स्टार्ट कर देती है। तो इसी के साथ साथ जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये भी धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है, और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। मानसून की जब वापसी होती है तो उस समय आसमान साफ होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, दिन का तापमान ऊंचा रहता है, जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं। हालांकि उस समय भी स्थल जो होता है उसमें आर्द्रता होती है, जमीन में अभी भी आर्द्रता होती है, नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था की वजह से जो दिन का मौसम होता है काफी ज्यादा असह्य हो जाता है, यानी काफी उमस टाइप की लगती है। तो इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, आगे यहां बताया गया है कि नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 जून को मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा जो है केरल के मालाबार तट से टकराती है। इसके बाद यह शाखा जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो अरब सागर शाखा है और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा है। बंगाल की खाड़ी शाखा जो है असम रीजन में पहुंचने के बाद यहाँ की पहाड़ियों से टकराकर ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है। अब चूंकि ये समय मानसून की वापसी का समय है, तो धीरे धीरे करके जो निम्न दाब का क्षेत्र है यहाँ से वापस होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर अंडमान सागर में ये क्षेत्र आ जाता है। अब देखिए, जो बंगाल की खाड़ी है ये भी इस समय तक आते आते गर्म हो जाती है। देखिए, समुद्र जो है देरी से गर्म होते हैं और देरी से ठंडे होते हैं। तो अक्टूबर नवंबर तक आते आते जो बंगाल की खाड़ी है इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, और ऊपर से यहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र भी होता है। तो ये दोनों जो आदर्श स्थितियां हैं बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों को जन्म देती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म होता है। अब चूंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो भी यहाँ पर बह रही है, इस साइड से ऐसे बह रही है, तो वो जो जेट स्ट्रीम है वो इन चक्रवातों को भारत के पूर्वी तट तक लेकर आती है। इन चक्रवातों की वजह से भारत का जो पूर्वी तट है यहाँ पर जमकर वर्षा होती है, और यहाँ पर
भयंकर जानमाल को हानि भी होती है। जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है उस पर वर्षा इन्हीं चक्रवातों से होती है। तो यहाँ पर वही चीज समझाई गई है कि यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्नदाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। और ये चक्रवात जो है सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और इसकी वजह से व्यापक और भारी वर्षा होती है। देखिए, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये प्राय विनाशकारी होते हैं। खास करके गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, डेल्टा प्रदेश हैं, वहां पर अक्सर ये चक्रवात आते हैं और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जान और माल को क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से कैसे वर्षा हो रही है, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया है। आगे यहां पर वर्षा का वितरण बताया गया है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, समूचे भारत में एक जैसी वर्षा नहीं होती है। भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर जमकर वर्षा होती है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मानसून पवनों के समानांतर निकल जाते हैं, तो वहां पर वर्षा होती नहीं है। खास करके जो राजस्थान रीजन है, राजस्थान रीजन यहाँ पर मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। इसी वजह से मानसूनी पवनें राजस्थान में वर्षा नहीं करती हैं और राजस्थान का पश्चिमी इलाका सूखा रह जाता है। तो पश्चिमी तट के भागों और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों और सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सह्याद्री का पूर्वी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है जो कि एक वृष्टि छाया प्रदेश है, तो ये क्षेत्र भी जो है इन पवनों से छूट जाता है, तो यहाँ पर भी कम वर्षा होती है। यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफी कम होती है। हिमपात की अगर हम बात करें तो हिमपात जो है हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रगति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानसून की प्रगति एक जैसी नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि एक जैसी मात्रा में वर्षा होगी, किसी साल वर्षा ज्यादा होती है तो किसी साल वर्षा कम होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। यानी कि वर्षा की विषमता हम लोग राजस्थान रीजन में, गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है यहाँ पर, इसके अलावा जो पश्चिमी घाट का, वेस्टर्न घाट का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ पर हम ज्यादा देखते हैं। यहाँ पे वर्षा प्राप्ति नहीं हो पाती या फिर बहुत कम होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जाकर नोट्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो से संबंधित जो टेस्ट सीरीज वाला वीडियो है उसको भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।